तो ओके एवरीवन, बच्चे आएंगे जब आते रहेंगे तब तक हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट कर लेते, ठीक है। आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और इकोलॉजी के फैक्टर्स पढ़ेंगे कि इकोलॉजी में कौन से बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कौन से एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। अगर हम सबसे पहले टर्म की बात करें, दैट इज एनवायरमेंट। व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट बेसिकली हमारा वो सराउंडिंग है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हर ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इट्स सराउंडिंग फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, व्हाटएवर, ओके, सभी के सभी जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, वो डिपेंड करते हैं अपने सराउंडिंग्स के ऊपर, अपने एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं सरवाइव करने के लिए, खुद की जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो करने के लिए। जो एनवायरनमेंट है, जो नेसेसरी थिंग्स हैं वो प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर, और जो बाकी जो भी नेसेसरी थिंग्स होती हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म जो चाहिए वो सारी की सारी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है। जो टोटल होता है पूरी की पूरी सराउंडिंग के अंदर क्या क्या आते हैं? एयर, वाटर, लैंड, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, वेजिटेशन जो इन्फ्लुएंस करती है एग्जिस्टिंग ऑफ लिविंग organisms को, इसे कहा जाता है environment. If someone asks you that what is environment, then you have to define that environment is the thing which provide all the things to the organisms, and organisms depends for their necessities to the environment. Okay, तो ये तो है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को हमने क्या करा है, ब्रॉडली क्लासिफाई करा है दो टाइप्स से। एक होता है नेचुरल एंड द सेकंड वन इज अ मैन मेड। नेचुरल और मैन मेड से, देखो मैन मेड से आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। मैन मेड से मतलब क्या है कि जो इंसान ने खुद से बनाया है, ठीक है। मैन मेड की जगह पे आप आर्टिफिशियल भी यूज कर सकते हो, यू कैन से इट्स आर्टिफिशियल। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग ने खुद से बनाया है, और नेचुरल जो है कि वो नेचुरली ऑलरेडी प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर। so on the basis of that there are two types of environment. One is natural, that is created naturally, एग्जांपल्स के लिए माउंटेन, लेक्स वगैरह, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं वो नेचुरली क्रिएट हुई हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल की, जो कि मैन से क्रिएटेड होते हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल नेचुरल कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे कि कल्टीवेशन फील्ड्स के अंदर टाउनशिप्स बनानी है, सिटीज बनानी है ना। जब खेत में कोई कल्टीवेशन करी जाती है, कोई फसल उगाते हैं, तो वो अपने आप तो नहीं होती वो, है ना। वो क्या होती है, वो एक ह्यूमन बीइंग की हेल्प से पूरी की पूरी उसको कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाती है। हम उसको बीज देते हैं, खाद देते हैं, टाइम टू टाइम पानी देते हैं, है ना। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने उसको जो कंडीशंस प्रोवाइड करवाई हैं उसको ग्रो करने के लिए, इस तरह की जो इकोसिस्टम है उसे कहते हैं मैन मेड इकोसिस्टम। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम भी एक ही बात है, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कि नेचुरल और मैन मेड भी होगा, ठीक है। सो कंपोनेंट्स की बात करें हम कि एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो उसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स आते हैं। वन इज बायोटिक एंड अदर वन इज द एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक के अंदर मतलब लिविंग थिंग्स होती हैं, एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स आर रिफर्ड एज बायोटिक कंपोनेंट्स। जो सारे के सारे जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बायोटिक होते हैं। इनके अंदर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जिन्हें एबायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है, जिसके अंदर वाटर, एयर, सॉइल, लैंड, फिजिकल फैक्टर जैसे कि लाइट और टेम्परेचर, ठीक है। जो इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं। बायोटिक मतलब कि बायो का मतलब है लिविंग, और वहां पे आ गया एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। तो ये जो है ये दो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब उसके बाद एक टर्म है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है possess an internal environment which is enclosed by outer body surface. फॉर एग्जाम्पल, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर एक स्किन है पूरी के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या बहुत सारी चीजें हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, वेन है, ब्लड है, टिश्यूज है, कितना कुछ है हमारी बॉडी के अंदर।
तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो है उसे कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, the body surface act as an exchange barrier between external and internal environment। अब अगर जो ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर इसकी जो बोन्स हैं, इसकी जो वेन्स हैं, इसके अंदर ब्लड है, इसका टिश्यू है, ये जो है ये स्किन है। ठीक है, अब इस स्किन के थ्रू क्या हो रहा है, एक्सटर्नल और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, in a single celled organism exchange of material is carried out directly with the external environment। internal environment is relatively more stable as compared to the external environment। इसके कहने का क्या मतलब है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, हम मान लेते हैं अमीबा। ठीक है, मान लो ये अमीबा है, तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सचेंज होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है इसके कांटेक्ट होते हैं। ये डायरेक्ट इससे कांटेक्ट करता है, यहाँ से फूड लेता है, यहाँ से एक्सक्रीट कर देता है। इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। ठीक है, जबकि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें बहुत ही ज्यादा मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो एनवायरनमेंट इंटरनल हो गया है। मतलब कि एक सेल के ऊपर एक सेल है, हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कितनी सारी चीजें प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमारी एक पूरी बॉडी के ऊपर स्किन की लेयर चढ़ी हुई है। ठीक है, तो वो स्किन क्या है, वो एज अ बैरियर एक्ट कर रही है, और यू कैन से एक इस तरह का जो एक्सचेंज का बैरियर की तरह एक्ट करती है, जिससे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कुछ भी जो चेंज होते हैं वो होते हैं स्किन के थ्रू। देखो जैसे कि एग्जांपल दिया है, ये सेल है। ठीक है, इसके अंदर से कुछ इस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट से बाहर भी जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। देखो, ठीक है, तो अब ये है एक पूरी बॉडी, ये सेल है, ये जो बॉडी की जो बाहर वाली जो लेयरिंग है और अंदर की जो सेल है, ये वाला है इंटरनल एनवायरनमेंट, और जो इसके बाहर वाला जो एरिया हो गया वो पूरा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो इसके अंदर एक ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अभी हमने बात करी है बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, ये दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक के अंदर हम वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, सारी की सारी जो लिविंग थिंग्स हैं हम उसे बायोटिक में इंक्लूड कर देंगे। और वहीं अगर हम बात करें एबायोटिक की, तो वहां पे लाइट, टेम्परेचर, एयर, इस तरह की जो चीजें हैं जो नॉन लिविंग है बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं एबायोटिक के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर क्या होता है, द पार्ट और जोन या फिर यू कैन से लेयर ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज रेफर्ड एज बायोस्फीयर। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, या फिर उसे इकोस्फीयर भी कहा जाता है। The global ecological system is composed of all the living beings and elements of lithosphere, जिसके अंदर रॉक्स प्रेजेंट हैं, वाटर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसने बोला है कि लिविंग थिंग्स जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, अब लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए अलग अलग कंपोनेंट चाहिए, जैसे कि एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ठीक है, लैंड भी चाहिए। तो ये जहाँ पे ये सारी की सारी चीजें, जहाँ पे ये सारी की सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। इट इज क्लोज्ड सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। इट रिगार्ड एज द सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम। अब बायोस्फीयर, जब हमने हायरार्की पढ़ी थी इकोसिस्टम की, उसमें हमने बायोस्फीयर का नाम जो है वो सबसे ऊपर पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सारे के सारे इकोसिस्टम्स इंक्लूड होते हैं। बायोस्फीयर इज सपोज टू हैव इवॉल्व फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ बायोजेनेसिस। अब जो प्रोसेस होती है बायोस्फीयर के बनने की, उसे बोला जाता है बायोजेनेसिस। लाइफ क्रिएटेड फ्रॉम लिविंग मैटर। ठीक है, यानी कि जो लाइफ है वो लिविंग मैटर से ही क्रिएट हुई है। द बायोस्फीयर एक्सटेंड्स फ्रॉम 11,000 मीटर्स बिलो सी लेवल ऑफ द 15,000 मीटर्स अबोव इट। ये कुछ इसके पैरामीटर्स दे रखे हैं कि जो बायोस्फीयर है वो 11,000 मीटर है, सी लेवल से ऊपर है, और 15,000 नीचे है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द टर्म बायोस्फीयर वाज गिवन बाय इंग्लिश जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सोस। ठीक है, इसने जो थी ये बायोस्फीयर टर्म दी थी। और रशियन एक जो रशियन थे वो थे
वाल्डीमिर आई वर्डांस्की, ठीक है, 1863 टू 1945। इसमें वर्ड एक यूज हुआ है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वोटर, जहाँ पे वोटर जो है 70% है अर्थ के ऊपर, जो अर्थ का सरफेस है वो 70% जो है वो वाटर से कवर्ड है। इसके अंदर अलग अलग टाइप के ओशंस है, सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक, स्ट्रीम, पोन्ड्स, ग्लेशियर, ठीक है। तो जो वाटर है वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। और वहीं पे अगर हम बात करें, जो 97% ऑफ वाटर ओशंस के अंदर प्रेजेंट है, सीज के अंदर प्रेजेंट है, 2% इन आइस कैप्स एंड रिमेनिंग 1% एज फ्रेश वाटर, ठीक है। तो 1% ही ऐसा पानी है जिसको यूज करा जाता है, यू कैन से फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब उसके बाद है लिथोस्फियर, इसका मतलब है लैंड, जो लैंड एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर सोइल के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कि अर्थ के हार्ड सरफेस को बनाते हैं। इसको इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, क्रस्ट, मेटल एंड कोर, ठीक है। ये जो तीनों लेयर है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर जो वेदर्ड रॉक्स है वो प्रेजेंट होती हैं, मिनरल्स होते हैं और जो बाकी ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को हम सोइल बोलते हैं, और मेंटल और जो कोर होती है वो इसके अंदर वाली लेयर्स होती हैं लिथोस्फियर की। तो ये तो थे हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। अब जो थर्ड कंपोनेंट है बायोस्फीयर को एग्जिस्ट करने के लिए, वो है एटमोस्फियर। एटमोस्फियर यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर, इसके अंदर अलग अलग मिक्सचर होता है, गैसेस के मिक्सचर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसने वर्ड यूज करा है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ गैसेस। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइप की जो गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर है, वो सारे के सारे मिक्स हुए होते हैं एटमोस्फियर के अंदर। This layer sustain life on the earth by providing gases such as oxygen, carbon dioxide, essential for the photosynthesis and respiration in the living organism. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं रेस्पिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये क्या करती है, लाइफ को सरवाइव करने में हेल्पफुल है। एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन। जो एटमोस्फियर है उसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड करा है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, मैग्नेटोस्फियर। डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं तो जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो वेरी करता रहता है, और उस टेम्परेचर के के ऊपर करके इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। देखो जैसे कि इसने एक डायग्राम में दिखा रखा है एटमोस्फियर, ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर है, जहाँ वाटर प्रेजेंट है हाइड्रोस्फीयर, लैंड प्रेजेंट है लिथोस्फीयर, एंड एटमोस्फियर जहाँ पे एयर की एक लेयर प्रेजेंट है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा बायोस्फीयर का एक डायग्राम दिखा रखा है इसने, जिसमें इसने तीनों कंपोनेंट्स को दिखाया है। अब उसके बाद बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, ये इकोसिस्टम हम तब से ही शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। इकोलॉजी, इकोसिस्टम जब से हमने शुरू करी थी, इसकी डेफिनेशन मैंने तभी बताई थी। ये एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और अपने जो लाइफ का सर्वाइवल है उसको मेंटेन करते हैं। ये थे आर्थर टांसले 1935 proposed the term ecosystem and defined it as interaction of all living and non-living component of the environment। अब उसके बाद जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, दिस इंक्लूड्स द नॉन लिविंग और साइकोकेमिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इस तरह के जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं। उसके बाद एडापिक फैक्टर्स हैं, दीज इंक्लूड सोइल। फिर उसके बाद सोइल का स्ट्रक्चर किस तरह से वेरी करता है, उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से वेरी करती हैं। पैरामीटर्स है कुछ, जैसे कि सोइल कितने टाइप की है, सोइल की प्रोफाइल कैसी है, ऑर्गेनिक मैटर कौन सा उसके अंदर इंक्लूड है, मिनरल्स कौन से हैं सोइल के अंदर, और जो सोइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन से इंक्लूडेड हैं। और वहीं पे जो तीसरा है वो फिजिकल फैक्टर्स, इसके अंदर वाटर, एयर, इस तरह के इंक्लूड होते हैं। मिनरल्स क्या है, इट इंक्लूड्स द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जैसे कि कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स हैं वो मिनरल्स हैं जो कि सोइल में प्रेजेंट हैं।
All these elements circulate in different components of ecosystem via biogeochemical cycles. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हम अलग अलग साइकिल्स पढ़ेंगे, लाइक वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। ठीक है, तो इन साइकिल्स में हम पढ़ेंगे कि ये जो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे इकोसिस्टम्स के अंदर ट्रांसफर होते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, यहाँ से वहां सारे इकोसिस्टम्स में ये घूमते रहते हैं। बायोजियो केमिकल साइकिल्स के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, देन बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, इसके अंदर लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो ऑटोट्रॉफ्स की तरह एक्ट करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स की तरह एक्ट करते हैं, या सेप्रोट्रॉफ्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुद का खाना बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उस खाना बनाया है वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि डेड मटेरियल पे डिपेंड करते हैं अपना खाना लेने के लिए। They have a direct or indirect influence on the other organism present in an ecosystem. इकोसिस्टम का मतलब ही ये था कि जिसके अंदर जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रह रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी, पर वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। क्या ये अभी तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर वाला टाइम हो चुका है, आई थिंक टाइम ऊपर ही हो गया, आज क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी। तो इकोसिस्टम को आज हम यहीं तक करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है सविता तो आप मुझे बताओ। आई थिंक फर्स्ट ईयर में से तो आप ही हो आज, बाकी बच्चे तो सेकेंड ईयर वाले ही हैं। यस मैम, वो ये तो बेसिक्स है इकोसिस्टम सर, हम्म, स्टार्टिंग। ठीक है। अनीशा, आपको कुछ कहना